नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा और संस्कृति का सेशन चल रहा था। 8 लेक्चर हमारे अब तक हो चुके हैं और माफी चाहूंगा, कल एक दिन जो है आपका ब्रेक हो चुका है, बीच में है ना, गैप हो गया है, लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अब कुल मिलाकर आपके सिलेबस को ही आगे बढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है वो है भारत एक है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित एक बहुत ही शानदार निबंध है। ठीक है, तो इस निबंध के पूरे तथ्यात्मक रूप से इसको समझेंगे, लेकिन सिर्फ निबंध को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इस प्रकार से कॉन्सेप्टों को समझेंगे कि जो सीधे सीधे हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, है ना। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जब महत्वपूर्ण होगा, उसी प्रकार से हम इन कॉन्सेप्टों को पूरी आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन जो नए छात्र हैं, पहली बार सेशन में आए हैं, फर्स्ट ईयर में अभी अभी ज्वाइन किया आप लोगों ने, पहली बार अगर सेशन को देख रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा अभी तक इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 80 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा दिए जा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, फाउंडेशन कोर्स में ही इंग्लिश न्यू बैच की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में पूरी लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां पर सारे लेक्चरों को, 18 लेक्चर वहां पर हुए हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट देख सकते हो। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर लास्ट तक अगर आपने पूरे फोकस के साथ क्लासेस को देख लिया, तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टोर हो चुके होंगे। क्लियर है। इन सब के अलावा अगर आप मार्केट से किताब परचेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है, समझ से थोड़ी बाहर हो जाती है, तो आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी ले सकते हैं, जो मेरे द्वारा बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है। मेरे द्वारा उन सभी प्रश्नों को यहां इंक्लूड किया गया है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम से बहुत बेहतरीन तरीके से संबंध रखते हैं आने के लिए, है ना। तो मैक्सिमम याद याद रखिएगा, तो अगर 2026 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं ना, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है पीएफ फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड ईयर वालों का, तो उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो 92 या 93% के आसपास स्कोर रहा है, जो ये नोट्स रही है, क्लास नोट्स, माफ कीजिएगा, जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो है हमारा, जिसके द्वारा मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, साथ में उनके आंसर भी सटीक रूप से दिए गए होते हैं। आपको सिर्फ उतने ही कंटेंट पढ़ना, उसके बाहर जाकर कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। अगर आपको ऐसा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए तो आप 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर यह कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत एक है निबंध, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित है। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि हम आज इसके टॉपिक में पढ़ने वाले क्या क्या है, हम क्या क्या कवर करेंगे आज के इस कॉन्सेप्ट में, लेक्चर में। तो साथियों, 5 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे दिनकर जी के जीवन परिचय की, क्योंकि कभी कभार आपसे क्वेश्चन में आ जाता है ना, कि जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अभी ये 10-12 जैसा पूरे डिटेल में नहीं पूछा जाता है ना, कि जैसे 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता जीवन परिचय के लिए, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है आप लोगों से इसके लिए। तो एक संक्षेप में हम दिनकर जी के जीवन परिचय को समझने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे साहित्यिक योगदान की, कि दिनकर जी का साहित्य में क्या योगदान रहा है। पॉइंट नंबर 3 में बात करने वाले हैं भारत में विविधता के कारण कौन कौन से हैं, जैसा कि दिनकर जी ने माना है, और इसी भावना के साथ ही उन्होंने भारत एक है निबंध की रचना की थी, कि जो भारत में विविधताएं हैं उनको, मतलब विविधताओं के होते हुए भी भारत में एकता के दर्शन कैसे हो सकते हैं, इस भावना के साथ ही उन्होंने इस निबंध की रचना की थी। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं भारतीय एकता की प्रमुख बाधाएं, कि भारत को एक होने में कौन कौन सी बाधाएं उसे रोकती है। पॉइंट नंबर 5 में बात करेंगे धार्मिक विश्वास की एकता पर। तो ये मुख्य रूप से 5 पॉइंट है, और एक प्रकार से अगर आप देखोगे ना, तो पांचों पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न है, यानी कि हर पॉइंट पर आपको एक प्रश्न का आंसर मिलने वाला है आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, यानी दिनकर जी के जीवन परिचय से कहानी की करते हैं शुरुआत। आइए, तो साथियों याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ जो है इन्हें एक महान कवि और निबंधकार और एक महान विचारक के रूप में भी याद किया जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो 23 सितंबर 1908 को, एक मिनट,
23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, ध्यान रखिएगा, सिमरिया गांव में। कहां पर है ये, बेगूसराय में। तो ये बेगूसराय क्या है दोस्तों, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, और उस जिले के सिमरिया गांव में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। अब 23 सितंबर 1908 को अगर व्यक्तित्व की बात करें तो दिनकर जी ओज यानी कि वीर रस और राष्ट्रीय चेतना के कवि माने जाते हैं मुख्य रूप से। वीर रस के तो कवि है ही, साथ ही साथ में इन्होंने आजीवन अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता को प्रेरित करने के साथ ही साथ में भारतीय जनता को जागृत करने में ही अपने सबसे बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए इनको राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने एक और जहां ओजस्वी काव्य की रचना की, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और इतिहास पर भारतीय गद्य की भी रचना की है। और साथ ही वो सबसे मुख्य पार्ट इनका, अगर इनकी कृतियों की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो दो प्रकार की रचनाएं इनके काव्य में देखने को, काव्य संग्रह में देखने को मिलती है, एक काव्य की और एक गद्य की। काव्य की बात करें तो काव्य में दोस्तों इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की है, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी, रेणुका और हुंकार। और एक बात एडिशनली इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे याद रखिएगा कि जो उर्वशी इनकी रचना थी, जो काव्य शैली थी, जो काव्य था उर्वशी, इसी उर्वशी के कारण ही इनको 1972 में सर्वोच्च भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वहीं गद्य की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय जिन्हें उनको, जिसके कारण उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अंत में निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हो गया था। तो ये है एक संक्षेप में जीवन परिचय दिनकर जी का। ये बुलेट पॉइंट है साथियों, एक बात और ध्यान रखना, बुलेट पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंटों को याद रख लेते हैं ना, तो आप जितना चाहो उतना विस्तार करके एग्जाम में लिख सकते हो। मैं साइट में भी इसलिए हुआ था कि आप स्क्रीनशॉट ले सके, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना भूल गए तो वापस थोड़ा सा रिवर्स जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे हम दिनकर जी के साहित्यिक योगदान की। चलिए पूरी स्लाइड को एक साथ ही ओपन कर लेते हैं ताकि बार बार पेन न लेना पड़े। देखिए साथियों, दिनकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद, अब इसका मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता के दौरान स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था देश आजाद होने के लिए, है ना, तो उस समय तक और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता को, भारतीय जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया। कैसे किया, तो देखिए, राष्ट्रीय चेतना का विकास, इनकी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का विकास का प्रयास किया। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए देशवासियों में देशभक्ति, स्वाभिमान और त्याग की भावना जगाने का प्रयास किया। तो जो भी इन्होंने अपनी रचनाएं की है, जो भी कविताएं लिखी है, जो भी इन्होंने निबंध लिखे हैं, या जो भी इन्होंने, जितनी भी इन्होंने रचनाएं की है, अधिकतम रचनाओं में उन्हें देशवासी, एक सेकेंड, तो भाई इट्स ओके, तो अधिकतम रचनाओं में उन्होंने देशवासियों को जागृत करने का ही प्रयास किया है। एक सेकेंड, चलिए, तो जो भी इनकी रचनाएं रही हैं, है ना, इसके अलावा गद्य के माध्यम से सांस्कृतिक विश्लेषण की अगर बात करें तो दिनकर जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय और भारत एक निबंध के माध्यम से भारतीय इतिहास, धर्म और सांस्कृतिक विविधता को बहुत ही सहज ढंग से समझाया है। तो उनकी जो ये गद्य रचनाएं रही हैं, जैसे जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिले थे, तो संस्कृति के 4 अध्याय और भारत एक निबंध जो आज आप पढ़ रहे हैं, इन निबंधों के माध्यम से दिनकर जी ने जो है यहाँ पर जनता को बहुत ही सहज ढंग से भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में बहुत ही सहज ढंग से समझाने का प्रयास किया है।
उन्होंने कठिन से कठिन भाषा को भी, यानी कि जो हमारा इतिहास कठिन भाषा में था, जो हमारी संस्कृति कठिन भाषा में थी, उसको भी बहुत ही सहज ढंग से और ओजस्वी बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि आम जनता तक भारतीय संस्कृति के विचार पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके। दिनकर जी का सबसे बड़ा जो योगदान माना जाए तो वो ये है कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सहज ढंग से आम जनता तक, भारतीय जनमानस तक उन्होंने अपने विचार पहुंचाए, जो ओजस्वी रहे हैं, सहज रहे हैं, और साथ ही साथ में उन्हें जागृत करने के प्रति जो है उनको मतलब जागृत करते हैं, और देशभक्ति, स्वाभिमान और त्याग की भावना उनके अंदर जगाते हैं। तो साहित्यिक योगदान में बस आपको ये 2-3 पॉइंट खासकर याद रखना है कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और राष्ट्रीय चेतना का विकास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इसके अलावा गद्य के माध्यम से भी उन्होंने सांस्कृतिक विश्लेषण किया, यानी कि जो उन्होंने महान गद्य लिखे हैं, जो सहज भाषा में गद्य लिखे हैं, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति में विविधता होने के बाद भी लोग आपस में जुड़े रहे। और इसके अलावा उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, कठिन भाषा को सहज भाषा में बदल करके, ओजस्वी बना करके आम जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इनके विचारों से परिपूर्ण हो सके, विचारों को समझ सके। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, अगर बात करें भारत में व्याप्त विविधता के कारण, तो दोस्तों यहाँ पर जो है दिनकर जी का साफ कहना था कि देश, भारत जो देश है, यह काफी विशाल देश है, बड़ा देश है, जहां पर कदम कदम पर विविधताएं देखने को मिलती है, विविधताएं, है ना। और इस विविधता के पीछे कारण क्या थे, तो उसके पीछे कई कारण उन्होंने बताए हैं। जैसे एक सबसे प्रमुख कारण तो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो इस कारण से है क्योंकि अगर आप उत्तर में जाओगे भारत में, तो उत्तर में आपको बड़ा सा हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण में जाते हो तो समुद्र देखने को मिलेगा। तो पूर्व में जाते हो तो घने जंगलों ने भारत को घेर रखा है, वहीं पश्चिम में थार का विशाल मरुस्थल देखने को मिलता है। यानी भारत की चारों दिशाओं में 4 अलग अलग प्राकृतिक डाइवर्सन है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब अगर उत्तर भारत में रहने वाले लोग दक्षिण भारत से, सीधी बात है, उनके जो परंपराएं होंगी वो थोड़ी अलग होगी। पूर्व में चूंकि जंगलों में लोग रहते हैं, तो पश्चिम वाले लोगों के साथ में भी उनकी जो है विविधता देखने को मिलेगी। उनके विचार हो, चाहे उनका आचरण हो, चाहे उनका खान-पान हो या पहनावा हो, हर एक चीज़ में देखने को जो है विविधता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण ले लीजिएगा, जलवायु के अलग होने के कारण उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत के लोगों का खान-पान और पहनावा, जैसे खान-पान उत्तर भारत के लोगों का गेहूँ, चावल है। बेसिकली चावल चावल जो है ऑप्शन होते हैं, लेकिन मेन जो खान-पान है वो गेहूँ है, और वहीं गर्म कपड़े पहनना। लेकिन दक्षिण भारत में जाएँगे आप, तो दक्षिण भारत में गेहूँ का स्थान चावल ले लेते हैं। चावल मुख्य खाना है उनका, है ना? और वहीं गर्म कपड़े की जगह सूती कपड़े अधिकतम यूज़ करते हैं ये। तो यहाँ बदलाव, विविधता देखने को मिलती है क्षेत्र के अनुसार। और दूसरे कारण की बात करें, विविधता के दूसरे कारण की, तो प्रजातीय और नस्लीय कारण भी देखने को मिलता है। यानी ये प्राचीन काल से ही, बहुत पहले समय से ही जो है भारत में कई अलग-अलग जातियाँ और नस्लों के लोग भारत में आते रहे हैं। वो भारत में आकर के यहीं पर बस गए हैं। जैसे आर्यों को देख लीजिए, द्रविड़ों को देख लीजिए, मंगोल, ये सारी वो प्रजातियां हैं, सबकी सब वो प्रजातियां हैं जो प्राचीन समय में ही भारत में आ चुकी थी। तो इसके कारण भी लोगों में विविधता देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे तो भाषाई विविधता देख लीजिए। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता यानी भारत में सैकड़ों बोलियां और कई समृद्ध भाषाएं बोली जाती है। और इसके लिए एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। कहावत क्या है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी एक कोस होता है लगभग बता रहा हूं मैं, 3 किलोमीटर के आसपास का। तो एक कोस यानी हर 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है देश में, और हर 4 कोस पर यानी हर लगभग 12 किलोमीटर पर बानी यानी कि भाषा बदल जाती है ना। तो कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यानी हर 4 कोस पर जो है भाषा बदल जाती है देश में। तो इस प्रकार से भाषाई विविधता भी एक प्रमुख कारण है भारतीय विविधता का। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, है ना, और भी कई धर्म यहाँ पर भारत में मौजूद हैं। और अलग अलग धर्मों के कारण लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो भारत में विविधता के लिए जो है अहम जिम्मेदार है।
लेकिन अब हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता की, कि राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधाएं क्या-क्या हैं? राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधाएं क्या-क्या है? ये तो विविधता के कारण हो गए कि भई भारत में विविधता क्यों है? लेकिन राष्ट्रीय एकता के बीच में जो रुकावट है, वो रुकावट एग्ज़ैक्टली क्या है? तो कुछ रुकावटें हैं, जैसे पूरा स्लाइड ओपन कर लेते हैं। देखिए, मुख्य रुकावटें की बात करें तो जातिवाद सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है भारत में। भारत को एक होने में। अखंड भारत के निर्माण की अगर बात करें तो अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा आती है जातिवाद की। समाज को ऊंच-नीच के भेदभाव में बाँटना और राष्ट्रीय हितों से ऊपर जातिगत हितों को रखना ही क्या है? जातिवाद है। जहां पर भैया जिस क्षेत्र में भी जातिवाद की भावना प्रचलित है, वह क्षेत्र राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने मतलब क्षेत्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। तो अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देता है, राष्ट्र के विकास पर नहीं। और अगर वो राष्ट्र के विकास पर ध्यान देगा तो राष्ट्रीय एकता अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार से सांप्रदायिकता भी जो है एक विशेष कारण है राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधा के रूप में। और ये सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता बिल्कुल वो होती है कि जिसमें अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानना, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो अपने धर्म को श्रेष्ठ माने और दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष का भाव रखे, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। जो कि सबसे बड़ी बाधा मानी जा सकती है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में। क्षेत्रवाद भी अपने आप में बड़ी बाधा है। देश के व्यापक हित की तुलना में केवल अपने राज्य और क्षेत्र के विकास और हितों को प्राथमिकता देना क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, जो कि जातिवाद और क्षेत्रवाद दोनों लगभग-लगभग जो है ना, आस-पास के संबंधी माने जा सकते हैं। जातिवाद जाति को प्राथमिकता देता है राष्ट्र की अपेक्षा, वहीं क्षेत्रवाद क्षेत्र को प्राथमिकता देता है राष्ट्र की अपेक्षा। भाषावाद की अगर बात करें तो अपनी भाषा के प्रति तो बहुत ज्यादा मोह रखना और दूसरों की भाषा को नीचा दिखाने का प्रयास करना। और इन सब के अलावा जिससे वर्तमान भारत बहुत भयानक तरीके से आज भी जूझ रहा है, इतनी प्रगति करने के बाद भी जूझ रहा है, तो वो है अज्ञानता और निरक्षरता। आज भी हमारे भारत देश में सांस्कृतिक समझ की कमी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। सांस्कृतिक समझ की कमी, लोगों को अपनी ही संस्कृति का नॉलेज नहीं है, लोग अपनी ही संस्कृति के बारे में नहीं जानते। और यही कारण है कि अपनी संस्कृति के बारे में ना जानने के कारण कुछ असामाजिक तत्व उन लोगों को आसानी से बहका देते हैं और अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं। इसके लिए अंबेडकर जी ने एक कथन कहा था, शायद आपको याद होगा, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहां अंबेडकर जी का तक मानना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, ज्ञानी होगा, तो वो शेरनी की या शेर की तरह दहाड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षा सिर्फ एक छोटी शिक्षा नहीं बल्कि वो शेरनी का दूध है। यानी शिक्षित होना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और आज मेरे बीए वाले छात्र क्या करते हैं? पास होने के लिए पढ़ते हैं, जो गलत है यार। अरे पढ़ ही रहे हो ना, समय तो उतना ही लगना है आपको, बस थोड़ा सा ये कि आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी किताबों में दे दीजिए ना समय। क्या अब आपका समय तो गुजर ही रहा है ना, आपको डिग्री 1 साल में ही मिलेगी, आप पढ़ेंगे तब भी, नहीं पढ़ेंगे तब भी, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर है आपका, 1 साल में क्रॉस होगा। तो यार जब आपको टाइम मिला है और आप सुनहरा टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, आपका धर्म है पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना, तो जो सिलेबस में है आपका उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, रुचि के साथ में थोड़ा उसको समझ लीजिए। अगर आप पढ़ लोगे, उसकी समझ आपके अंदर आ जाएगी, तो रटने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, एग्जाम का डर आपके अंदर नहीं रहेगा। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, आजीवन आपको सपोर्ट करता रहेगा ये ज्ञान आपको जो आप पढ़ रहे हैं। इसलिए इसलिए पढ़ाई को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, सीखने को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो हर कोई व्यक्ति अपनी बातों को नहीं मनवा पाता जो गलत होती है आप लोगों से, यानी आपको बहका नहीं सकता। चलिए जल्दी इसकी शॉट ले लीजिए और अब पहुंचेंगे हम अपने अंतिम स्लाइड की ओर, जो कि है धार्मिक विश्वास की एकता वाला। धार्मिक विश्वास की एकता। देखिए दोस्तों, धार्मिक विश्वास की एकता की अगर बात करें तो ये धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करती है। धार्मिक विश्वास की एकता अगर व्यक्ति के मन में हो तो उस देश की संस्कृति अपने आप एक हो जाएगी। दिनकर जी के निबंध भारत एक है का यह सबसे महत्वपूर्ण विचार माना गया है।
इस निबंध को एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आपके पास पुस्तक ना हो कोई बात नहीं, आप जो है गूगल पर इसको निकाल लीजिएगा, भारत ए के निबंध आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इनके अर्थ और विश्लेषण की बात करें तो भारत में भले ही देखने में अनेक धर्म और मत प्रतीत होते हो, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी धर्मों के मूल दर्शन और अंतरात्मा में गहरा एकत्व यानी एकता है। मूल है ना, मूल दर्शन की बात की जाए तो संभवतः सभी धर्म एक नजर आते हैं। जैसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको हम समझते हैं। मूल तत्वों की समानता सभी धर्मों में, चाहे धर्म कोई सा भी, जितने भी धर्म भारत में अस्तित्व में हैं, वो सभी धर्मों का जो मूल तत्व है वो पूरी तरह समान है। जैसे भारत के प्राय सभी धर्म सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, दान और चरित्र निर्माण की बात करते हैं। सभी धर्मों में क्या है? सत्य, सत्य पर बल दिया गया है, अहिंसा पर बल दिया गया है, दया दिखाना, करुणा दिखाना, दान और चरित्र निर्माण, ये सब धर्मों में बताया गया ना। मूल तो यही है धर्मों का। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हिंदू धर्म में जिसे धर्म और कर्म कहा गया है, बौद्ध धर्म में उसको ही नैतिकता और आचरण कहा गया है। तो नाम अलग है, तरीके अलग है, लेकिन मूल तत्व एक ही है। उसी प्रकार से अगर बात करें, अन्य बिंदु की बात करें तो सांस्कृतिक मेलजोल और तीर्थ यात्राओं को देख लीजिए। धार्मिक विचारों ने ही पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांध रखा है। धार्मिक विचारों ने, धार्मिक विश्वासों ने। उदाहरण के लिए उत्तर भारत का व्यक्ति जब दक्षिण में रामेश्वर के दर्शन के लिए जाता है, या दक्षिण भारत का व्यक्ति जब उत्तर में बद्रीनाथ या काशीनाथ के दर्शन के लिए आता है, तो भौगोलिक दूरियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है और एक साझा संस्कृति का जुड़ाव अनुभव होता है। बात समझ आए आपको? तो सांस्कृतिक मेलजोल भी ये दिखाता है कि धार्मिक रूप से भले ही भिन्न भिन्नता नजर आती हो, लेकिन मूलत्व की अगर बात करें, मूल स्वभाव की बात करें धार्मिकों की, तो वो एक ही नजर आता है। त्योहार और उत्सव को देख लीजिए। भारत में मनाए जाने वाले पर्व त्योहार प्राकृतिक चक्रों और नैतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। दिवाली, होली या विभिन्न धार्मिक उत्सव देश के अलग अलग कोनों में समान भावना से मनाए जाते हैं, एक ही भावना से मनाए जाते हैं, जो लोगों के सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। आज दिवाली की बात करें तो लगभग पूरे भारत में दिवाली का त्योहार समान महत्व के साथ मनाया जाता है। इससे क्या होता है? ये सांस्कृतिक ताना बाना इससे मजबूत होता नजर आता है। तो ये सारे विचार जो है दिनकर जी के ही है, और दिनकर जी के भारत एक के निबंध के माध्यम से ये विचार उठाए गए हैं। ये कोई विचार मेरे या किसी अन्य किताब के या किसी अन्य शिक्षक के नहीं है, बल्कि ये सारे विचार दिनकर जी द्वारा लिखित भारत एक है निबंध से ही लिए गए हैं। और ये पूरा पाठ जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है, वो सारा का सारा भारत एक है निबंध से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने कंटेंट को यहां पर इस तरह रखने का प्रयास किया है ताकि हर एक क्वेश्चन का एक आंसर आपको हर स्लाइड में मिल जाए। यानी 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, मतलब 5 आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कल वाले सेशन में दोस्तों हम बात कर, हाँ आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। कल यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे अप्सर की, जो कि शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपके पास जो क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आते ना, उसके पीछे कारण है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वो सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ बच्चों ने उसको बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है। बेल आइकन या घंटी को दबा दीजिए ना और ऑल पर सेट कर दीजिए, तो जितने भी लेक्चर हमारे क्लासेस के आते हैं वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब फिर आपको देखना हो तो देखिए, मत देखिए, बाद में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। कैसे? तो सब्सक्राइब करने के बाद में जाइएगा प्लेलिस्ट में, चैनल के अंदर चले जाइए, लोधाई क्लासेस जहां लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कीजिए, चैनल के अंदर प्रवेश कर जाओगे, वहां पर प्लेलिस्ट का एक आइकन दिखेगा, आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, 80 से ज्यादा सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। फिर जो भी आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर क्रम से खुल के आपके सामने आ जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर तक पूरे 3 साल आप मेरे साथ बने रहने वाले हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना,
ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस सब के अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स में आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, जिन दोस्तों को भी कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, वो जो है 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर, जो कि 60% डिस्काउंट अभी हाल ही में दिया जा रहा है आप लोगों को। तो वैसे रियल जो प्राइस है, जो रियल प्राइस है, वो रियल प्राइस है इस कोर्स की 999 रुपए, याद रखिएगा 999 रुपए, 999 रुपए। लेकिन 60% डिस्काउंट लेस करके अभी आप लोगों को 399 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जिन दोस्तों को भी ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए, वो इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप पर आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो, सारे पूरे डाउट क्लियर करने के बाद ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक जरूर कर देना जाने से पहले, और चैनल अगर जो है आपको थर्ड ईयर तक जो है कंटिन्यूअसली पढ़ना है मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।